हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। मैं लास्ट आपके साथ लेक्चर 1 कर चुका हूं और चैप्टर 1 का ये सेकंड लेक्चर है। इसमें मैं आपके साथ नेचर ऑफ अकाउंट्स डिस्कस करूंगा, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस। देन वी विल डिस्कस सब क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, परमानेंट अकाउंट्स क्या हैं एंड टेम्पररी अकाउंट्स क्या हैं, एंड एग्जाम टाइप क्वेश्चन एंड सॉल्यूशंस प्लस पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस। आपको मैं हर दफ़ा हर लेक्चर में रिकमेंडेशंस अपनी बताता हूँ, मैं रिपीट करता हूँ कि अपने साथ जब भी ये लेक्चर अटेंड करें नोटबुक, कैलकुलेटर, पेन ज़रूर रखें। मैं जितनी भी आपको की पॉइंट्स, एग्जाम टिप्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ड्यूरिंग द लेक्चर बताता जाऊँ, आप उनको काइंडली नोट करें और वो आप जब भी रिविजन करेंगे एग्जाम के दिनों में आपको इट विल हेल्प अ लॉट। फिर इसी तरह से जनरली मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर इसमें हमें कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। आई रिकमेंड आपको हमेशा बुक फॉलो करनी चाहिए। कौन सी करनी चाहिए, दिस इज़ योर चॉइस, बट मैं क्योंकि इसी बुक का ऑथर हूँ तो मैं इस बुक को फॉलो करूँगा और ये बुक आपको स्टेप बाय स्टेप अप्रोचेस के साथ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन करती है, तो इसकी वजह से स्टूडेंट्स एग्जाम में बहुत हाई स्कोर करते हैं। सो दिस इज़ माई रिकमेंडेशन बिकॉज इट विल डेवलप योर काउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्विकली और स्टूडेंट्स इसको काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं। सो दिस इज योर चॉइस। 5 नेचर ऑफ अकाउंट्स, नाउ स्टार्ट्स आवर लेक्चर। हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। 5 नेचर हैं अकाउंट्स की। वो कौन कौन सी 5 नेचर हैं? अक्सर आपने सुना होगा एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस की बात होती है। जो लोग अकाउंटिंग से थोड़ा सा वाकिफ हैं या जिन्होंने कुछ टर्म सुनी है उनको ये टर्म्स अक्सर सुनाई देती हैं। इसके अलावा वो स्टूडेंट जिनका शायद कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं होगा वो ये टर्म्स फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, बट इट डजेंट मैटर। हम जिस लेवल पे अकाउंटिंग सीख रहे हैं, किसी ने थोड़ा सा समझा हो, उसका कोई बैकग्राउंड हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए वो तमाम स्टूडेंट्स बराबर हैं जो आज लर्निंग के लिए, अकाउंटिंग सीखने के लिए बैठे हैं। तो जनाब मैं इन फर्स्ट टोटल दीज आर 5 नेचर्स। मैं 5 नेचर्स को 2 हिस्सों में कर देता हूँ। एक मैंने ऊपर वाला हिस्सा शेड कर दिया जिसमें से 3 नेचर्स एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल को कहा मुस्तकिल अकाउंट्स और परमानेंट नेचर अकाउंट्स। इनको परमानेंट नेचर अकाउंट्स या मुस्तकिल अकाउंट्स क्यों कहा, ये हम अभी आके इसी लेक्चर में डिटेल में बात करते हैं। इसी तरह से नीचे जो रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस हैं उनको मैं कह देता हूँ आरजी अकाउंट्स या टेम्पररी अकाउंट। इनको टेम्पररी अकाउंट्स क्यों कहा ये भी आगे डिस्कस करते हैं। तो अभी तक की बात इतनी समझें कि 3 अकाउंट्स को हम कह रहे हैं मुस्तकिल अकाउंट्स या परमानेंट अकाउंट और 2 अकाउंट्स को हम कह रहे हैं टेम्पररी अकाउंट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एसेट्स। हम एसेट, लायबिलिटीज और कैपिटल की पहले बात करते हैं, तो सबसे पहले जिक्र करते हैं एसेट्स का। और एसेट का जिक्र करने से पहले आप प्लीज ये नोट करें कि यहाँ जो मैंने कलर स्कीम यूज की है, एसेट्स के लिए ऑरेंज, लायबिलिटीज के लिए ब्लू, कैपिटल के लिए ब्राउन, रेवेन्यूज रेड एंड एक्सपेंसेस ग्रीन, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस यहाँ मैंने यूज किए कलर्स। इस कलर स्कीम को मैं आइंदा आने वाले डिफरेंट लेक्चर्स में फॉलो करूंगा। एसेट रिप्रेजेंट कर रहा होगा ऑरेंज को, लायबिलिटीज ब्लू को, सो एंड सो फोर्थ, ताकि आपको कभी कोई क्वेश्चन, कोई कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो। दिस इज ओनली फॉर योर कन्वीनियंस। तो नाउ लेट अस एंटर इन द क्लासरूम। Assets are those expenditures from which future economic benefit is expected to flow to an enterprise। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एसेट वो होंगे जो हमें इकोनॉमिक बेनिफिट देंगे। इकोनॉमिक बेनिफिट क्या चीज़ देती है? हम खर्चा करते हैं। जब हम खर्चा, कोई चीज़ खर्च करके कुछ एक्वायर करने की कोशिश करते हैं, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, गाड़ी हो सकती है, लैपटॉप हो सकता है, बाइसिकल हो सकती है, शॉप से कुछ आइटम्स हो सकते हैं, कोई टैक्सी में बैठ के आने जाने का फेयर हो सकता है, कोई टेलीफोन के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, प्रीपेड कार्ड हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ सर ये तो सारे खर्चे अगर यहाँ हो रहे हैं तो एक्सपेंसेस में क्या होते हैं? इट मीन्स कि ये और ये एक ही चीज हो गई? नो, इसमें और इसमें सिर्फ एक वर्ड का फर्क है। ये फर्क भी यही समझ लें। आगे चल के ऑल्दो हम इसको डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट से नेक्स्ट लेक्चर में, बट अभी फिलहाल हम इतनी बात अगर समझें कि यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। तो एसेट हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देता है, एक्सपेंस हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं देता। यू आर राइट कि खर्चा इसमें भी करेंगे आप और खर्चा इसमें भी करेंगे, कोई चीज़ पेमेंट करेंगे और उससे कोई ना कोई यूटिलिटी हासिल करेंगे, बट
जो की डिफरेंस है, इसमें इकोनॉमिक बेनिफिट आगे आने वाले दिनों में मिलता रहता है। तो फिर स्टूडेंट्स आप पूछते हैं कि सर इसको थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन कर दें, कि कोई एग्जांपल बता दें। तो एग्जांपल सुनिए, आपने कोई गाड़ी खरीदी, गाड़ी कितने साल के लिए बेनिफिट देगी? 2 साल, 3 साल, 5 साल उसकी इकोनॉमिक लाइफ हो सकती है, उसकी यूजफुल लाइफ हो सकती है। तो अगर उसकी इतनी लाइफ है तो इट मीन्स कि वो हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देती रहेगी। तुम उसके लिए खर्चा आज कर चुके हो सकता है वो गाड़ी तुमने 25 लाख की खरीदी हो, 20 लाख की खरीदी हो, लेकिन वो पेमेंट आज करके उससे इकोनॉमिक बेनिफिट फ्यूचर में आपको मिलता रहेगा। हाउएवर एक्सपेंसेस में ऐसा नहीं होगा। एक्सपेंसेस का मतलब है आपने टैक्सी की, टैक्सी में बैठे और आपको जिस डेस्टिनेशन पे जाना था वहां उतर गए, तो इट मीन्स कि आपने टैक्सी वाले साहब को फेयर दिया और वो अपने काम से आगे चले गए, आप अपने काम पे पहुंच गए। तो इट मीन्स कि वहां पे आपको इकोनॉमिक बेनिफिट मिल गया, आप इकोनॉमिक बेनिफिट उसी वक्त अवेल कर चुके हैं। आप कोई एक्सपेंस और करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने जाते हुए रास्ते से आइसक्रीम खाई, आप आइसक्रीम खा रहे हैं, आपने उसकी यूटिलिटी उसी वक्त की बिकॉज आपने पेमेंट की और आइसक्रीम एंजॉय की। सो यू नो एक्सपेंसेस और एसेट में क्या डिफरेंस आ गया? एक सिंगल वर्ड का, फ्यूचर। इकोनॉमिक बेनिफिट दोनों में है, इसमें भी इकोनॉमिक बेनिफिट है और इसमें भी है। अच्छा, नाउ लेट अस फर्दर क्लासिफाई एसेट इनटू टू। एसेट को दो हिस्सों में आप क्लासिफाई कर सकते हैं, फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स। ये दो हिस्सों को और एक्सप्लोर करें अगर, तो करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स क्या बन जाते हैं? व्हाट आर द करंट एसेट्स? वो एसेट्स जो हमें विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर इकोनॉमिक बेनिफिट देते रहेंगे, उनको हम करंट एसेट्स कहेंगे। और ऐसे एसेट्स जो हमें 1 साल के बाद भी बेनिफिट देते रहेंगे, उनको हम नॉन करंट या फिक्स्ड एसेट्स कहेंगे। राइट? सो मैं कुछ आपके साथ एग्जांपल्स शेयर करता हूँ, जैसे इन्वेंट्री, रिसीवेबल, एडवांसेस, पेड। अब ये टर्म्स आपको अगर याद हो इन माय लेक्चर 1, जिन्होंने अगर वो नहीं अभी तक देखा है वो प्लीज जरूर देख लें उसको, बिकॉज उसमें मैंने कुछ आपके साथ कुछ अकाउंटिंग टर्म्स यूज की थी जो हम बहुत फ्रीक्वेंटली अपने लेक्चर्स में इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो जैसे इन्वेंट्री का मैंने यूज किया था, खरीदा हुआ माल। अब ये माल आप एक टर्म यूज करते हैं, इसका मतलब ये गुड्स आपने इसलिए खरीदी है कि आप बेचना चाहते हैं इनको, और इनको बेच के और रेवेन्यू हासिल करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं। तो जब तक आप ये गुड्स नहीं बेचेंगे उस वक्त तक ये आपकी इन्वेंट्री कहलाएगी। और क्या ये हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देगी? यस, ये हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देगी। रिसीवेबल आपका उधार है, जो आपने किसी कस्टमर से रिसीव करना है, आपने उसको गुड्स बेच दी, वो आपसे गुड्स ले गया, पैसे देने का वादा दिया आपको, और अभी तक उसने 30 दिन या 40 दिन जो भी वादा किया उस दिन पे वो आके आपको पैसे देगा। तो क्या आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा? यस, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू एन एंटरप्राइज। एडवांसेस पेड, अगर आपने कोई एडवांस पे कर दिया किसी को कि जनाब मैं आपको ये 1 महीने के लिए एडवांस दे रहा हूँ, बट मुझे ये गुड्स 1 महीने में सप्लाई कर दीजिएगा, या आप मुझे ये सर्विसेज 1 महीने में या 15 दिन में प्रोवाइड कर दें। तो इट मीन्स कि आप किसी को एडवांस पेमेंट करने से अपने पास एक एसेट बुक कर रहे हैं, बिकॉज वो आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट डिलीवर होना बाकी है। करेक्ट? सो इसी तरह से फिक्स एसेट्स, क्योंकि हमने कह दिया कि एसेट ये भी हैं, एसेट्स ये भी हैं, ये हमें 1 साल के अंदर बेनिफिट दे रहे हैं। ये तीनों एग्जाम्पल जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, ये आपको विद इन अ ईयर बेनिफिट देंगे। इसी तरह से एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है कैश। कैश भी करंट एसेट है। यस, कैश इज ऑल्सो करंट एसेट। तो अगर हम कैश की बात कर रहे हैं, तो कैश भी बहुत फ्रीक्वेंसी से उसकी शेप तो चेंज ऐसे होगी कि अगर किसी दिन कैश बैलेंस 10,000 था, फिर 15 हो गया, फिर 50 हो गया, फिर लाख हो गया। सो इट्स मूविंग फ्रीक्वेंटली। तो इट मीन्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपको कैश भी देता है। जो कैश आज तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, अभी अगर तुम यूज नहीं करते तो चंद दिनों के बाद आप उसको यूज करेंगे, तो उससे कोई ना कोई बेनिफिट हासिल करेंगे। फिक्स एसेट की एग्जांपल हम फिर डिस्कस अगर करें, तो लैंड, तो कॉमन एग्जांपल, लैंड आप खरीद लें, जिंदगी भर बेनिफिट देती रहेगी, चाहे वो किसी भी शेप में हो। बिल्डिंग आप खरीद लें, उसके ऊपर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर लें, बिल्डिंग आपको 25, 30, 40, 50 साल तक बेनिफिट देती रहेगी। हमारे मुल्कों में तो वो बिल्डिंग जब तक गिरती नहीं बेनिफिट देती रहेगी। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी रेफर्स टू
अगर कोई आप कंपनी इंडस्ट्री लगाते हैं और उसने कोई गुड्स प्रोड्यूस करना है तो वो गुड्स प्रोडक्शन के लिए डिफरेंट प्लांट मशीनरी का इस्तेमाल करेंगे और वो प्लांट मशीनरी आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देगी। यस, बिल्कुल ऐसे देगी कि एक तो उसकी लाइफ 5, 10, 15 साल हो सकती है, दूसरा आपको बेनिफिट ये देगी कि वो गुड्स प्रोड्यूस करेगी और उससे आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे। इसी तरह से व्हीकल व्हीकल गाड़ी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन वैन हो सकती है जिससे आप गुड्स सप्लाई करें, कोई आपकी स्टाफ की कन्वेंस फैसिलिटी हो सकती है, तो वो गाड़ियां आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देंगी। यस, आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट लॉन्ग टर्म में देंगी। फर्नीचर आपने खरीदा है उसकी भी लाइफ लॉन्ग टर्म होती है। सो दीज ऑल एग्जांपल्स आर फिक्स एसेट्स एग्जांपल। इनसे हम आगे जब हम डिफरेंट एक्सरसाइज करेंगे तो और इसको अंडरस्टैंड करने में हमें हेल्प मिलेगी। तो अभी तक की जितनी हमने बात की, हमने एसेट को डिटेल में डिस्कस किया है और करंट एसेट्स भी हमने डिस्कस किए हैं और फिक्स एसेट भी डिस्कस किए हैं। तो ये हम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ परमानेंट अकाउंट सारी बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट, अगर हम लायबिलिटीज की बात करें, सो नेक्स्ट नेचर इज लायबिलिटीज। Liabilities are those obligations owed by an enterprise against any past economic benefit. अब ये थोड़ी सी इसको आपको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं एग्जांपल दूंगा। आपने कोई इकोनॉमिक बेनिफिट अवेल कर लिया। अब कोई इकोनॉमिक बेनिफिट क्या हो सकता है? आपने फॉर एग्जांपल आप अपने इवन होम में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं और वो बिजली कंज्यूम करने के साथ साथ आपने अप्रैल में, आप इस वक्त अगर हैं तो अप्रैल के मंथ का बिल अभी तक आपने नहीं दिया बट इलेक्ट्रिसिटी आपने यूज कर ली। तो अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज कर ली तो इसकी बिल की ड्यू डेट आएगी शायद लाइक नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख होगी, यानी कि मई की 10 तारीख होगी। तो अगर आप अप्रैल का हिसाब किताब रिकॉर्ड करेंगे तो क्या उसमें आपको लिखना चाहिए कि अप्रैल में कोई बिजली कंज्यूम नहीं की? नो, अगर आप ऐसा करेंगे तो गलत करेंगे। तो ये यहाँ क्या कहते हैं कि liabilities are those obligations owed by an enterprise against any past economic benefit। तो जो इकोनॉमिक बेनिफिट आप अप्रैल में हासिल कर चुके हैं वो अभी तक आपने पे नहीं किया, तो वो आप ओ करते हैं और आपके ऊपर लायबिलिटी है और उस लायबिलिटी को रिकॉर्ड करना आपको जरूरी है, तो वो आपके लिए लायबिलिटी बन जाएगी। इसी तरह से आपने कोई जगह किराए पे ली और आपने कहा जी अभी तो मैं पैसे आपको 15 दिन बाद दूंगा, बट मंथ एंड हो गया या पीरियड एंड हो गया, जो भी पीरियड था आपका, आप उसके अंदर उसको एज अ लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे और अपने ऊपर ऑब्लिगेशन लिखेंगे। सो लायबिलिटीज आर द ऑब्लिगेशंस ओड बाय एन एंटरप्राइज। इस तरह इसको भी हम कहते हैं, इसको पहचानेंगे कैसे आप? पेएबल की टर्म्स है या अनपेड, ये दो टर्म्स जनरली आप यूज करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हम बात कर रहे हैं लायबिलिटी की। इसको हम फर्दर दो हिस्सों में क्लासिफाई कर लेते हैं। जैसे हमने एसेट्स को किया था इसी तरह लायबिलिटीज को भी करंट एंड लॉन्ग टर्म में क्लासिफाई करते हैं। नाउ लेट अस एक्सप्लोर व्हाट आर द करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज भी वही बात करती है कि अगर एक साल के अंदर अंदर आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है पे करने की तो इट विल बी ट्रीटेड करंट लायबिलिटी। अगर आपके ऊपर लायबिलिटी है जो आप एक साल के बाद पे करेंगे, आपने एक साल के बाद पेमेंट करने की कमिटमेंट की है, तो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्लासिफाई होगी आपके रिकॉर्ड्स में। इसमें करंट में क्या क्या शामिल होता है? क्रेडिटर्स एंड सप्लायर्स। तुम अपने सप्लायर से माल खरीद सकते हो उधार, आज माल खरीद लिया, पेमेंट का वादा है 15-20 दिन के बाद, तो इसका मतलब है मैं अपना उधार रिकॉर्ड करूंगा। एडवांस रिसीव कर लिया मैंने किसी कस्टमर से और उससे ये वादा किया है कि मैं आपको ये गुड्स बना के दूंगा या गुड्स प्रोवाइड करूंगा या ये सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा 1-2 महीने के बाद, बट पैसे मैंने आज रिसीव कर लिए। तो मैंने जब इन पैसों को रिसीव कर लिया तो मैं इसको किसी ना किसी हेड में तो रिकॉर्ड मुझे करना होगा। मैं क्या रिकॉर्ड करूं? दिस इज माय लायबिलिटी। तो अगर ये मेरी लायबिलिटी है तो मैं इसको क्या से शो करूंगा और इसको कब रिवर्स करूंगा? मैं उसको रिवर्स करूंगा जब मैं गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर दूंगा, तो उस वक्त तक मेरी ये लायबिलिटी रहेगी। अनपेड एक्सपेंसेस, जैसे मैंने बात कर ली इलेक्ट्रिसिटी की, इसी तरह आप बेशुमार एग्जांपल यूज कर सकते हैं। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपने कोई वर्कर रखा है अपने साथ, कोई स्टाफ रखा है, तो आपने उसकी सैलरी अभी तक पे नहीं की, आपने पूरे महीने उससे काम लिया है, इसलिए नहीं पे की कि आप पे नहीं करना चाहते हैं, आपने इसलिए नहीं पे की कि आपने उससे टर्म ये तय की थी कि हर
सैलरी नेक्स्ट मंथ की 5th को मैं पे करूंगा। तो अगर सब अज्यूम करें आप जनवरी में आपने अपने वर्कर से काम लिया और आपने कहा 5th फरवरी को मैं तुम्हें पे करूंगा, तो इट मीन्स जनवरी की जो 31 डेज की सैलरी है वो आपको 31 जैन को जब आप अकाउंट्स क्लोज करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि जो इकोनॉमिक बेनिफिट तुम ले चुके हो अपने वर्कर से, तो क्या उसको सैलरी पेएबल है आपके ऊपर? यस, ये आपके ऊपर अनपेड एक्सपेंस है जो आपने उसको पे करना है। फिर लॉन्ग टर्म एग्जाम्पल्स देखें, अगर हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप बैंक से लोन लेना चाहें और आपने कहा मुझे लोन चाहिए 3 साल के लिए और क्योंकि मैं 3 साल में आपको इंस्टॉलमेंट में पे करूंगा, तो इट मीन्स ये आपके लिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बन जाएगी। आप अब किस्तों में या जो अपनी मर्जी के मुताबिक मंथली क्वार्टरली जैसे भी इंस्टॉलमेंट रीपे करना चाहें, वो आप कह रहे हैं कि मैं इसको 1 साल के बाद पे करूंगा, तो ये आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बन जाएगी। डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स भी इसी तरह की चीजें होती हैं, बट डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स की जो अकाउंटिंग है वो थोड़ी एडवांस लेवल की होगी और उस एडवांस लेवल की अकाउंटिंग को हम थोड़ा आगे चल के डिस्कस करेंगे। बट जस्ट टू गिव यू ब्रीफ आइडिया, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे ये बता दूं कि डिवेंचर्स और बॉन्ड्स सर्टिफिकेट्स की फॉर्म में जैसे शेयर्स होते हैं इस तरह इशू कर दिए जाते हैं और उसके ऊपर एक रेट होता है। These are like long term loans, but लोन तो बैंक देगा, बट डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स आप इशू कर सकते हैं। आप एक कंपनी अगर है तो आप कंपनी इशू करके उसके ऊपर जनरल पब्लिक को इंटरेस्ट पे करती है। एक डिफरेंस और ये हो गया कि लॉन्ग टर्म लोन आप बैंक से लेते हैं, डिबेंचर एंड बॉन्ड्स आप जनरल पब्लिक से पैसे जनरेट करते हैं और उनको वादा करते हैं कि हम तुम्हें 5 साल तक 10 साल तक ये इंटरेस्ट पे करते रहेंगे और जब 5 साल के बाद ये बॉन्ड्स और डिबेंचर्स मेच्योर होंगे तो वो सर्टिफिकेट्स हमें वापस ला देना और हम कंपनी आपके पैसे वापस दे देगी। सो दिस इज द डिफरेंस। बट आपके लिए फिलहाल इतनी बात काफी है। डेफर्ड लायबिलिटीज क्या होती हैं कि आपने कुछ आपके टैक्स ऐसे के मैटर्स हो सकते हैं, कुछ कस्टम अथॉरिटीज के मैटर्स हो सकते हैं, कुछ ड्यूटीज के मैटर्स हो सकते हैं जो अभी तक आपने फाइनल नहीं किए और वो आपके अंडर डिस्कशन या नेगोशिएशन चल रहे हैं और आप उनको डेफर करना चाहते हैं। तो इसका मतलब आप अभी नहीं फैसला कर रहे इस लायबिलिटी का, 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकते हैं, 3 साल लग सकते हैं, तो उनको आप डेफर्ड लायबिलिटीज ट्रीट करते हैं। ये 3 आइटम सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए हैं, ये आपकी फिलहाल सिलेबस में एज अ बिगिनर यूज नहीं होंगे, बट क्योंकि हम लॉन्ग टर्म की एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं इसलिए आपको बताना जरूरी था। तो हमने दो नेचर्स को डिस्कस कर लिया, एसेट एंड लायबिलिटीज को। अब मैं बात करने जा रहा हूं आपसे कैपिटल की। कैपिटल, अगर आप फिर अगेन लेक्चर नंबर 1 को रिकॉल करें तो वहां मैंने आपसे बात की थी कि कैपिटल प्रोप्राइटर प्रोवाइड करेगा। जो बिजनेस करना चाहते हैं, आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो आप कैपिटल प्रोवाइड करेंगे। किसको प्रोवाइड करेंगे? मैंने लास्ट एग्जांपल आपको दी थी कि एक मिस्टर मास थे, मिस्टर मास ने एक एंटरप्राइज बनाई, उसका नाम रखा मास ट्रेडर्स, और वो मास ट्रेडर्स एक सेपरेट एंटिटी बन गई क्योंकि मिस्टर मास ने उसको कैपिटल प्रोवाइड किया था। तो इन्होंने मिस्टर मास ने कैपिटल प्रोवाइड किया मास ट्रेडर्स को। सो दीज टू आर नाउ सेपरेट पर्सनैलिटीज। सो कैपिटल इज अ सोर्स टू स्टार्ट बिजनेस। कैपिटल जो है वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक सोर्स बन जाता है। तो कैपिटल किसके लिए है? कैपिटल की टर्म यूज कर रहे हैं हम उस बिजनेस के लिए। तो इस बिजनेस के लिए ये कैपिटल है। इन अदर वर्ड्स, आपने या मिस्टर माज ने वो फंड्स एलोकेट कर दिए थे टू कम इज द बिजनेस। इसको आप इंटरनल लायबिलिटी भी कहते हैं, इसको आप एक्सटर्नल लायबिलिटी कहते हैं। तो ये लायबिलिटी और ये लायबिलिटी प्रोवाइड की है बिजनेस को मिस्टर माज ने, और ये कह सकते हैं कि ये मेरा बिजनेस है, यस ही कैन क्लेम दैट। और ये लायबिलिटी आपने दूसरों से ली है। तो इन दोनों लायबिलिटीज को मिला के आप इतनी सारी रिसोर्सेज खरीद सकते हैं, इससे बिजनेस आप करेंगे। इस बिजनेस से आप मशीनरी खरीदें, आप इक्विपमेंट खरीदें, आप व्हीकल्स खरीदें, ओनली फॉर द यूज ऑफ बिजनेस, नॉट फॉर पर्सनल यूज। तो ये इन दोनों का इसके साथ एक रिलेशनशिप था। फिर इसी तरह से इनको हम तीनों को अगर ऐसे में लिखूं, एसेट लायबिलिटीज एंड कैपिटल की हमने अब तक बात की है, तो जितनी मैंने अभी तक आपसे डिस्कशन की उसमें क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स बनेंगे ही तब जब आपके पास रिसोर्सेज होंगी, और सोर्स लाएगा कौन?
प्रोप्राइटर साहब लाएंगे, वो इसको प्रोवाइड करेंगे कैपिटल, और अगर जो शॉर्टेज होगी इस फंड्स की तो वो लाइबिलिटीज के थ्रू कर लेंगे, मार्केट से उधार ले लेंगे, किसी से लोन ले लेंगे, तो दिस प्लस दिस वो एसेट्स खरीद सकते हैं। करेक्ट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसको हम आने वाले लेक्चर्स में बहुत डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो जनाब जितनी अब तक हमने बात कर ली, इसको हम अपनी जरा अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग अकाउंट्स आर एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। नंबर वन, कैश। कैश की मैंने काफी डिटेल आपसे बात की, क्या है ये? यस, दिस इज एसेट। प्री पेमेंट इज व्हाट? एडवांस आपने पे किया, इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा? यस मिलेगा, एसेट। फर्नीचर एसेट है, आपको इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, आज आप खरीदेंगे तो कई महीनों सालों तक यूज कर सकते हैं, यस एसेट है। अकाउंट्स पेएबल, पेएबल की टर्म आ गई है, इट मींस कि आपने कोई ना कोई पास्ट में इकोनॉमिक बेनिफिट ले लिया था और अपने ऊपर ऑब्लिगेशन रिकॉर्ड करना आज आपको जरूरी है, तो इसको आप लायबिलिटी कहेंगे। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एट एंड, एसेट। क्यों एसेट है? इसलिए कि ये वो इन्वेंट्री है, ये वो गुड्स हैं जो आपने बेचने के लिए खरीदी हैं, बट अभी तक आप बेच नहीं सके, आपने किसी वजह से अपने पास रखी हुई हैं, तो आप इसको कहेंगे ये मुझे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देंगी, जब मैं बेच दूंगा तो इससे मुझे पैसे मिलेंगे और मुनाफा मिलेगा। व्हीकल्स, व्हीकल्स गाड़ियां हैं, मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट देंगी, यस फ्यूचर में काफी सारा इकोनॉमिक बेनिफिट देंगी, एसेट है। अकाउंट रिसीवेबल, मेरा राइट है उस कस्टमर से पैसे रिसीव करने का जिसने मुझसे उधार माल खरीदा था, मुझसे वो गुड्स ले गए हैं, अभी तक पेमेंट नहीं की, तो मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देंगे ये रिसीवेबल्स, यस देंगे आपको, एसेट है। कैश इन्वेस्टमेंट बाय, कौन करेगा इन्वेस्टमेंट? प्रोप्राइटर साहब करेंगे। मिस्टर माज ने इन्वेस्टमेंट की थी, तो माज साहब की वो इन्वेस्टमेंट क्या कहलाएगी? उनका कैपिटल कहलाएगा इन द बिजनेस। एडवांस सैलरीज, आपने अपने किसी वर्कर को सैलरी एडवांस पे कर दी है और किसी वादे पे कर दी है, क्योंकि उसने ये वादा किया है कि वो अगले महीने काम करेगा, बट पैसे उसको आज चाहिए, तो ये आपका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ड्राइव करेगा। करेक्ट। एक और क्वेश्चन करते हैं, स्टेट वेदर फॉलोइंग आर एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल। बैंक बैलेंस, जैसे हमने कैश की बात की थी, कैश हो या बैंक बैलेंस हो, वो भी बैंक बैलेंस आपका है, आपने ही बैंक में अकाउंट खोला होगा और पैसे रखे होंगे, और वो बिजनेस का अकाउंट होगा, आपकी मर्जी, आप कैश पे करें, आपकी मर्जी है, आप बाय चेक पे करें, जब आप बाय चेक पे करेंगे तो इट मीन्स आप बैंक का अकाउंट यूज करेंगे और बैंक बैलेंस भी आपका ही कहलाएगा, एसेट है। करेक्ट। एडवांस इंश्योरेंस पेड फॉर 1 ईयर, आपने अपने बिजनेस के लिए इंश्योरेंस करा ली, 1 साल के लिए करा ली, आज पेमेंट कर दी, क्या ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देगी? क्या ये आपके एसेट्स को सिक्योर करेगी? यस, 1 साल तक के लिए सिक्योर करेगी फ्रॉम नाउ, एसेट है। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट आपने खरीदा है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, इक्विपमेंट की लाइफ वेंडर ने शायद आपको बताई है 5 साल 10 साल, तो यकीनन आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, एसेट है। एडवर्टाइजिंग पेएबल, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस कोई कर दिया और कंज्यूम कर लिया, कहीं ऐड चलाना था, कहीं होर्डिंग लगाना था, आपने एडवर्टाइजमेंट कर दी, सोशल मीडिया पे कर दी, बट अभी तक पेमेंट नहीं की, इकोनॉमिक बेनिफिट ले लिया, पास्ट इवेंट हो गया, आज उधार रिकॉर्ड करना जरूरी है, लायबिलिटी है। गुड्स अनसोल्ड, इन्वेंट्री की तरह हो गई बात, अगर हमने गुड्स रखी हुई हैं अभी तक नहीं बेची, उसको बेच देंगे, बेचेंगे तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, एसेट है। इंटरेस्ट रिसीवेबल, कहीं पैसे इन्वेस्ट किए थे उसके ऊपर आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, इंटरेस्ट आपकी इनकम है, लेकिन वो इनकम जो अभी तक आपको मिली नहीं है, बट ये कंफर्म रिकॉग्नाइज हो गया है कि आपको इस मंथ में इतना इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, क्योंकि बैंक नहीं है, जिसके पास भी आपने इन्वेस्टमेंट की है उसने बताया था कि मैं 10% 12% एक्स अमाउंट एक्स परसेंट आपको रिटर्न दूंगा, सो दिस इज योर एसेट। फी रिसीव बट नॉट अर्न, आपने कोई फी रिसीव कर ली है बट अभी तक अर्न नहीं की है, अगर आपने वो फी रिसीव करने के बाद अर्न नहीं की है तो आप उसको अपना एसेट रिकॉर्ड करेंगे या लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे? आप इसको अपना लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज आपने जब फी रिसीव कर ली तो इसका मतलब है अभी आपने सर्विसेज प्रोवाइड करना बाकी हैं। फॉर एग्जांपल आप ट्यूशन सेंटर जाते हैं, आप किसी जगह कोचिंग लेते हैं, तो आपने आपके इंस्टीट्यूट ने आपसे एडवांस फी ले ली है और आपको अभी तक सर्विस प्रोवाइड नहीं की, तो आप जाके उनसे बार बार पूछ सकते हैं कि मेरी क्लासेस कब होंगी, तो जब तक वो आपको क्लासेस और लेक्चर्स डिलीवर नहीं करते, जब तक उनकी बुक्स में आपके लिए उनके लिए ये लायबिलिटी रहेगी, और वो कर्ज कब खत्म होगा? जब तक वो लेक्चर्स आपको डिलीवर नहीं करते। प्रोवाइडेड पर्सनल कंप्यूटर, प्रोप्राइटर साहब आए, उन्होंने कहा कि कंप्यूटर खरीदने की क्या ज़रूरत है, मेरे पास घर पे एक्स्ट्रा कंप्यूटर पड़ा हुआ है
और आप ये बिजनेस में यूज कर लें, बट दैट विल बी यूज एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस पर्पज, और इसको हम फिर पर्सनल कामों के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो क्या कहलाएगी ये? इन्वेस्टमेंट बाय प्रोप्राइटर कैपिटल बन जाएगा बिजनेस के लिए। पेड 6 मंथ एडवांस रेंट, आपने अपनी बिजनेस का, ऑफिस का, शॉप का 6 मंथ एडवांस रेंट पे कर दिया, तो ये आपके लिए एसेट है। सो आई थिंक मेरा ख्याल है इन क्वेश्चंस करने के बाद, इन एग्जांपल्स के साथ आपकी कॉन्सेप्ट की और इन टर्म्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर हो गई होगी। क्विकली मैं आपको रेवेन्यूज के बारे में बताऊं, रेवेन्यूज क्या हैं। अब मैं टेम्पररी अकाउंट्स पे आ गया हूँ। रेवेन्यूज वो हैं जिनके अगेंस्ट हम उनकी रिकॉर्डिंग उस वक्त करते हैं व्हेन दे आर अर्न। रेवेन्यूज आर ओनली रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अर्न। रेवेन्यू कैपिटल से इनका रिलेशनशिप ये है कि जब भी रेवेन्यू आप बुक करेंगे वो आपके कैपिटल को इंक्रीज करेगा। आप 100 रुपए की सेल्स करेंगे, वो आपके कैपिटल को 100 रुपए से बढ़ाएगा। इनकी क्या एग्जांपल्स हैं जरा क्विकली देखें। सेल्स रेवेन्यू, अगर आप कोई गुड्स बेचेंगे तो सेल्स रेवेन्यू की टर्म यूज करेंगे। आप अगर कोई प्रॉपर्टी के मालिक हैं और उसको आप रेंट पे दे देते हैं तो आप रेंट रेवेन्यू की टर्म यूज करेंगे। आप अगर कोई कंसल्टेंट हैं, आप लॉयर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप टीचर हैं, या आप और किसी किस्म की कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, आप स्टेट ब्रोकर हैं, तो आप कंसल्टेशन फी की टर्म यूज कर सकते हैं। आप इंटरेस्ट इनकम, अगर आप कोई बैंक हैं आप इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। आप कोई इन्वेस्टर हैं तो आप इंटरेस्ट ले सकते हैं अपने किसी कस्टमर से कि भाई मैं तुम्हें पैसे प्रोवाइड कर रहा हूँ तो, और मैं तुमसे इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, तो वो आपकी इंटरेस्ट इनकम बन जाएगी। इसी तरह से आप ट्यूशन सेंटर रन कर रहे हैं तो आप अपनी फ़ी चार्ज करेंगे, उसको आप फ़ी इनकम कह सकते हैं, ट्यूशन फ़ी कह सकते हैं, एडमिशन फ़ी ले सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ अदर एग्जांपल्स एंड डिफरेंट टर्म्स व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर रेवेन्यूज, करेक्ट? सो नेक्स्ट nature and the last nature is expense. Expenses refers to the decrease in economic benefit or money spent to generate revenues for the business. अच्छा, अब एक्सपेंसेस की हमने ऑलरेडी बात की है कि जिससे हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिल चुका होता है, और ये आपके इकोनॉमिक बेनिफिट को उसी वक्त खत्म कर देता है, डिक्रीज कर देता है। कैसे डिक्रीज कर देता है? आप जैसे मैंने कहा था, आपने टैक्सी यूज की तो आपने वो टैक्सी यूज करने के साथ उसी वक्त आपने इकोनॉमिक बेनिफिट लिया, उनको पेमेंट की, और आपने अपना जहां ट्रैवल करना था वहां ट्रैवल कर लिया। एक्सपेंसेस की एग्जांपल्स बहुत सारी हो सकती हैं। सैलरीज आप अपने वर्कर को पे करें, इंश्योरेंस ने आपने करा लिया और इंश्योरेंस से आपने बेनिफिट ले लिया, आपने रिस्क कवर किया था अपना। रेंट आपने किसी जगह का पे किया, आपने ट्रैवलिंग की, एक जगह से दूसरी जगह आप बिजनेस करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, उसमें जो एक्सपेंसेस होते हैं। इसी तरह से एडवर्टाइजिंग की, आपने होर्डिंग्स लगाए, सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट की अपने बिजनेस की। ऑफिस सप्लाईज, आप कुछ ऐसी सप्लाईज लाके अपने बिजनेस के लिए रखते हैं जिनकी आपकी डेली बेसिस पे यू कंजम्पशन हो सकती है। लोग स्टेशनरी को समटाइम्स ऑफिस सप्लाईज में रखते हैं, कुछ मेंटेनेंस के सामान को लोग ऑफिस सप्लाईज में रखते हैं, कुछ और एक्सेसरीज ऐसी छोटी मोटी होती हैं जिनको ऑफिस सप्लाईज के हेड में रखा जाता है। यूटिलिटीज, आप बिजली यूज करेंगे, गैस यूज करेंगे, ये यूटिलिटीज हैं। पावर जनरेशन, अगर आपने कोई अपना जनरेटर रखा हुआ है तो उसके लिए भी आप एक्सपेंस कर सकते हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो सकती है। ये तमाम वो एक्सपेंसेस हैं जिसमें से आपको काफ़ी एक्सपेंसेस इसलिए करने पड़ते हैं कि आप इनसे रेवेन्यू जनरेट करेंगे। अगर आप ऑफिस का रेंट नहीं पे करेंगे तो आप काम नहीं करेंगे। अगर आप स्टाफ को सैलरीज पे नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस आप अकेले मैनेज नहीं कर सकेंगे। तो बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए आप करते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट क्विज आपको करना चाहिए ताकि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करें। मैं इसके लिए आपको 5 मिनट्स एलोकेट कर रहा हूँ। आप 5 मिनट्स में इसको अटेम्प्ट करके अपना खुद असेसमेंट करें। मैं यहाँ इसको सॉल्व कर देता हूँ। आई होप आपने इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा। नंबर 1, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एसेट। मशीन, फर्नीचर, इक्विपमेंट, सब के सब इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। दिस इज द ओनली दिस इज नॉट अ करंट लायबिलिटी। इनमें से कौन सी करंट लायबिलिटी नहीं है? इंटरेस्ट रिसीवेबल इज नॉट अ करंट लायबिलिटी, करेक्ट, बिकॉज पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल आ रहा है इसमें, पेएबल कवर्ड इज दिस इज लायबिलिटी। सैलरी अनपेड आ रहा है, ये भी लायबिलिटी है। और तीसरा ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। थर्ड पार्ट, दिस इज नॉट अ करंट एसेट। प्रीपेड इंश्योरेंस, एडवांस टू सप्लायर, स्टॉक इन हैंड, इंटरेस्ट एक्सपेंस। इसमें से करेक्ट आंसर इज डी, यस, इंटरेस्ट एक्सपेंस इज नॉट एन एसेट। दिस इज करेक्ट। 4 नंबर हम डिस्कस कर रहे हैं अब। नंबर 4 में प्रीपेड एडवर्टाइजिंग इज एन एक्सपेंस, बैंक लोन is income, bank loan is a liability, yes, bank loan is a liability. Number 5, future economic benefit is given by, किससे आपको मिलता है? एसेट से।
दिस इज द सेट ऑफ करंट एसेट। नंबर 6 पे अब हम हैं, कैश प्लस प्रीपेड, कैश प्लस इन्वेंट्री, ए एंड बी ओनली, कैश प्लस लैंड। ओ, this is the set of current asset A and B only, because A and B, cash, prepaid, both are asset, both are current assets, cash plus inventory, these both are current assets। तो ये दोनों जो सेट्स थे ये current assets को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Land is fixed asset। This is the set of permanent account, asset, liability, capital, asset, liability, liability, revenue, capital, revenue, expense। Correct answer is A। These obligations are payable in 1 year. Which obligation? Long-term loan? No. Accounts payable? Accounts receivable? Salaries, expense? The correct answer is B. Accounts payable। तो जनाब, आपने अपना आपको इसका असेसमेंट खुद कर लिया होगा कि आपने कितने आंसर्स आपके करेक्ट थे और आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी थी। जहाँ कोई कंफ्यूजन हो वहाँ पे आप उसको रिवाइज करें। ये बुक के कुछ मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ, पेज 21 पे एमसीक्यू सेट नंबर 2। कुछ आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने ज़रूर चाहिए, आज ही ज़रूर करने चाहिए, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और बेहतर हो सके। सो नेक्स्ट लेक्चर इस लेक्चर नंबर 3, और इस लेक्चर नंबर 3 में हम कंपैरिजन करेंगे फर्दर थोड़ा सा कि डिफरेंस क्या था एसेट एक्सपेंस का, कुछ एग्जांपल्स के साथ इनको समझेंगे, और उसके साथ साथ हम रिलेशनशिप ऑफ टेम्पररी अकाउंट्स विद द कैपिटल फर्दर डिस्कस करेंगे। फिर हम कंपेयर करेंगे कुछ प्रॉफिट और लॉस के केसेस को। सो बेस पब्लिशिंग लेक्चर्स पे आप जाएं और इसको जाके सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल पे। अगर आप बेल आइकन को क्लिक कर देंगे और सब्सक्राइब के साथ इसको प्रेस कर देंगे, तो जितने भी लेक्चर्स हमारे आगे आने वाले मेरे अपलोड होते रहेंगे हर वीक, हर 2 वीक्स पे, तो उसमें आपको खुद ऑटोमेटिकली इंटीमेशन आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर द लिसनिंग। गुड लक।